वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इकाई 1 के अंतर्गत जनसंचार क्या है उसके प्रकारों को डिस्क्राइब करूँगी। जनसंचार के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि हर चीज़ में आपने देखा होगा कि एक टाइप्स होते हैं, हर चीज़ अलग अलग तरीके की होती है। तो संचार जैसा आप जान चुके हो कि संचार क्या है, एक सर्कुलेशन है, एक माध्यम है, एक भाव को या एक न्यूज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाने का। अब कोई भी बात आप जानते हो लिखकर भी पहुंचाई जा सकती है, बोलकर भी पहुंचाई जा सकती है, सुना करके भी पहुंचाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो इसका प्रकार है वो है सांकेतिक संचार। संकेत का अर्थ इशारा होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो हम इसको सांकेतिक संचार कहते हैं। ठीक, समझ गए आप? अब जैसे हाथ जोड़कर हमने प्रणाम किया, ये मौखिक संचार का उदाहरण है। मौखिक संचार के समय चेहरे और शरीर के विभिन्न अंगों की मुद्राओं की मदद ली जाती है। खुशी, प्रेम, डर आदि अमौखिक संचार द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर एक छिपकली आप देखते हो और उस छिपकली में सामने से क्या हो रहा है कि आपने एकदम से चेहरे को, अपनी आँखों को मीच लिया और एकदम से मुट्ठियाँ बांध ली और बोले कुछ नहीं, तो सामने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि आप उस छिपकली से डर रहे हो। तो ये कहलाता है सांकेतिक संचार। अब आते हैं हम इंटरपर्सनल या अंतःवैयक्तिक संचार की बात करते हैं। अंतःवैयक्तिक संचार ऐसा होता है कि जो हमारे अपने ही अंदर घटित होता है। हम सबसे पहले किसी भी काम को जब करते हैं उससे पहले अपने मन में भी तो हमारे कोई चीज़ें चलती ही नहीं चलती हैं। कोई बात हम सोच रहे होते हैं, कोई प्रोग्राम मन ही मन बना रहे होते हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं, या किसी को हम याद कर रहे होते हैं, कोई मेमोरी याद कर रहे होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का संचार है। संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। इसमें क्या है, हमारे खुद के ही सवाल हैं और खुद के ही जवाब हैं। जैसे मैंने बोला था कि हम सोचते हैं अरे आज शाम को ये काम करेंगे, फिर हम खुद ही जवाब दे देते हैं अरे नहीं आज तो बहुत व्यस्त हैं, आज तो नहीं हो पाएगा ये काम, हम कल कर लेंगे, या हाँ आज ही कर लेंगे इसको। तो हम ही स्वयं सवाल कर रहे हैं और स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो हमारी विचार अभिव्यक्ति है ये किसी थर्ड पर्सन से नहीं हो रही, हमारे अंदर ही चल रही है। तो इट इज़ कॉल्ड अंतःवैयक्तिक या इंटरपर्सनल संचार। हम जब प्रार्थना करते हैं या भगवान से बात करते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार का यही इंटरपर्सनल संचार होता है। अब हम तीसरी बात करेंगे समूह संचार की। समूह संचार में क्या होता है, ये ग्रुप वाली बात है। हम जो भी कुछ करते हैं वो एक या दो व्यक्तियों के लिए ना हो करके पूरे समूह के लिए होता है। आजकल आप देख रहे हो व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप बन रहे हैं। एक बात सारों को ही समझ में आ जाती है, एक बार हमने एक से कहा, सारों ने जुड़ करके सुन ली उसको। दैट इज़ कॉल्ड समूह संचार। अब आता है जनसंचार। जन कहते हैं मनुष्य को। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। यानी एक ग्रुप से, एक लोगों के एक ग्रुप से हमें बात करनी है, और वो बात भी कैसी करनी है, वो बात भी हमें ऐसी करनी है कि जो किसी टेक्निकल मीडिया के द्वारा हो। लाइक हम उसे वीडियो के द्वारा अपनी बात पहुंचाएं, मैसेज के द्वारा पहुंचाएं, या हम उसे किसी स्क्रीन द्वारा पहुंचाएं। दैट इज़ कॉल्ड जनसंचार। ठीक, अब आपको जनसंचार भी समझ में आ गया। जनसंचार आप जानते हो, टीवी हुआ, सिनेमा हुआ, अखबार हुआ, ये सब क्या है, जनसंचार के माध्यम है। जिसमें टेक्निकल माध्यम होते हैं, भाई किसी में प्रिंट माध्यम भी टेक्निकली हुआ, वॉइस माध्यम हुआ, ये भी हुआ। इससे हम सारी बातें एक साथ कर सकते हैं कई सारे लोगों से। अब इसकी विशेषताओं की बात करूँगी। जनसंचार की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता है कि इसके जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अंतःवैयक्तिक का समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। ठीक है, हम अंतःवैयक्तिक संचार कर रहे हैं तो वो बात हमें खुद को पता है, केवल हमने अपने मन में क्या बात सोची, उसका क्या नतीजा निकाला, ये केवल मैं ही जान सकती हूँ। लेकिन जनसंचार कि मैंने क्या सोचा ये बात मैं सारों को बता दूँगी, और सारों की क्या प्रतिक्रिया आई ये मुझे पता
चल जाएगी। ठीक। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फ़र्क ये भी है कि इनमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत होती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। ये तो आपको मालूम ही है कि पूरे सेटअप होते हैं इनके। आकाशवाणी है या दूरदर्शन चैनल है, तो एक व्यवस्थित औपचारिक इसके लिए संगठन होता है जिसके जरिए ये अपना वर्क करते हैं। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल वे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। मैंने बताया एक फील्ड होती है, ये फील्ड वर्क है। तो इसमें ये सारा काम किसी एक बंदे द्वारा नहीं, अपितु पूरी फील्ड द्वारा ही संपादित होता है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। अब हम बात करेंगे कि जनसंचार के कार्य क्या हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि जनसंचार के कार्य क्या क्या हैं। पहला तो इसका सूचना देना कार्य है। देखिए, सूचना किसी भी तरह की हो सकती है। हमारे देश में क्या क्या घटित हो रहा है, पीएम क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं, विदेश से हमारे संबंध क्या हैं, ओवरऑल जितना भी चीज़ें हैं वो सब सूचना के अंतर्गत आती है। तो जनसंचार का एक मेन कार्य है सूचना देना। दूसरा, शिक्षित करना। अब आजकल तो आप देखो संचार के माध्यम से शिक्षा का पूरा कार्य चल रहा है। जितनी भी मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग हो रही है, जो भी गूगल मीट हो रहा है, ये सब शिक्षित करने का ही कार्य हो रहा है। अभी आता है एक मनोरंजन करना। ये रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, संगीत हो गया, ये सब वीडियोज़ वगैरह क्या है, ये एंटरटेनमेंट का भी साधन है। एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचना और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं, ये उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं, तो ये घटनाएं या मुद्दे आम लोगों की चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य कर देते हैं। समझ ही गए होंगे आप इस चीज़ को। अभी आप आता है इसका 5वां पॉइंट, निगरानी करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है, तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी भी जनसंचार माध्यमों पर है। कहाँ क्या घोटाला हो गया, क्या गड़बड़ हो गई, ये कौन बताएगा? जनसंचार ही इन कामों को करता है। अब आता है विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य ये भी है कि ये लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों तक पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना के मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं, इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका भी मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के लिए भी मंच के रूप में काम करते हैं। तो आपने इतने कार्य इसके देख लिए, अब हम आगे इसको और विस्तार से बताएंगे।